ये जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस का मतलब जो इसका नाम है फास्फोरस, तो वो एक इंग्लिश में एक वर्ड होता है फास्फोरेंस। इसका मतलब होता है अंधेरे में चमकना। अगर आपको पूछे कि भाई फास्फोरस का नाम फास्फोरस क्यों है, तो इसका मतलब होता है अंधेरे में चमकने वाली। तो ये फास्फोरस जो है अंधेरे में चमकता है, इसलिए इसका नाम क्या है, फास्फोरस है। ठीक है, तो अंधेरे में चमकने के कारण लिख लें आप, अंधेरे में चमकने के कारण फास्फोरस का नाम फास्फोरस पड़ा। तो लिखिए फास्फोरस के कई अपर रूप होते हैं, फास्फोरस के कई अपर रूप होते हैं। लिखिए पहला नंबर 1 श्वेत या पीला फास्फोरस, श्वेत या पीला फास्फोरस। ध्यान रखना, जो फास्फोरस होता है उसका एक फास्फोरस के अपर रूप का रंग, मैंने बताया था कि अपर रूप क्या होते हैं, जो जनरली दिखने में क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। तो फास्फोरस का एक अपर रूप होता है जो सफ़ेद रंग का होता है, और सफ़ेद रंग का होता है, और फास्फोरस बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। ध्यान रखना, जैसे मैंने सोडियम का बताया था ना कि ये क्रिया कर लेता है, इसी तरह फास्फोरस भी क्या कर लेता है, हर किसी से क्रिया कर लेता है। तो फास्फोरस को भी अगर आप हवा में रखेंगे तो सबसे पहले तो इसके ऑक्सीजन से क्रिया करने का खतरा है, यानी वो फिर फास्फोरस नहीं रहेगा, ऑक्साइड बन जाएगा। दूसरा, ये भी आग पकड़ लेता है हवा के अंदर। जैसे मैंने सोडियम के लिए बताया था कि उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं, तो ये श्वेत फास्फोरस है ना, या फास्फोरस मान लें आप, इसके लिए भी आप इसमें लिख लें कि इसे पानी में रखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये ब्रैकेट में लिख लें, ये बात सभी फास्फोरस के लिए, इसे पानी में रखा जाता है। अगर आपको फास्फोरस को सुरक्षित रखना है तो इसको किस में रखा जाएगा, इसे पानी में रखा जाता है। और दूसरी बात है कि जो फास्फोरस है, अब अगर आप उसको हवा में खुला छोड़ेंगे तो पहले तो वो वाइट होता है, लेकिन वो ऑक्सीजन से क्रिया करके धीरे धीरे पीला पड़ जाता है। तो जो वाइट फास्फोरस है वो रखा रखा पीला पड़ जाएगा। तो हो सकता है कि आपको सफ़ेद नहीं नज़र आए, बल्कि कैसा नज़र आए, पीला नज़र आए। तो आप समझ जाना कि ये पीला फास्फोरस ही श्वेत फास्फोरस है। ठीक है, दूसरा लिखिए सेकंड, लाल फास्फोरस। तीसरा सिंदूरी फास्फोरस। चौथा काला फास्फोरस। और अगला बैंगनी फास्फोरस। ये फास्फोरस के बारे में है। ठीक है, जो फास्फोरस है इसका सबसे जो कॉमन उपयोग है, एक लिख लें, माचिस। माचिस की तीलियां, माचिस बनाने में, माचिस लिख लो आप, बनाने में ये जो माचिस की तीलियां होती है इसमें फास्फोरस भी होता है, कई सारी चीज़ें होती है। और ये जो बार जो रगड़ने वाला होता है इसमें भी फास्फोरस और कुछ अन्य चीज़ें
होती है। तो ये इसका सबसे कॉमन उपयोग है कि भाई इससे फास्फोरस से ये दिया सलाई भी बोलते हैं इसको, माचिस को। माचिस इंग्लिश वर्ड है, मैच बॉक्स होता है एक्चुअली तो इंग्लिश वर्ड, लेकिन ये दिया सलाई भी बोलते हैं इसको। किसको? माचिस को। तीलियाँ जो है ना, तीलियाँ एक्चुअली वो तिल्ली होती है, उस तिल्ली को हम तो तिल्ली कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसको दिया सलाई बोलते हैं। हाँ, दिया सलाई, ध्यान रखना, ये माचिस का दूसरा नाम है। कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा, हालांकि मैंने पहले भी आपको कहा हुआ है कि आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आए कि आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है और आपको लगे कि ये तो कुछ मैंने नाम ही नहीं सुना हुआ, तो आप फटाफट उसकी इंग्लिश पढ़ लें। इंग्लिश में मैच बॉक्स लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, कोई वो इश्यू नहीं है। बाकी दिया सलाई भी होता है। आगे अगला लिखिए सल्फर। सल्फर लिखिए सल्फर। सल्फर दो खास जगह है सल्फर की, ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लिखो सिसिली, ये एक राज्य का नाम है, और ये जो राज्य है ये इटली नाम का एक देश है उसके अंदर है। सिसिली, इटली, और एक लुसियाना, लुसियाना व टेक्सास, ये दो राज्य हैं, ये अमेरिका के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ध्यान रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका जो है वहाँ पे 50 स्टेट हैं, 50 राज्य हैं, उनमें से ये दो हैं, लुसियाना और टेक्सास। और ये जो हैं वहाँ पर इनके खाने हैं, बहुत ज़मीन के नीचे बहुत बड़ी मात्रा में सल्फर पाया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा है लाइन मैंने? में प्रचुरता से पाया जाता है, में प्रचुरता से पाया जाता है, में प्रचुरता से पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं और पाया नहीं जाता, लेकिन वहाँ पे ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा सल्फर है। समझ में आया ना? दूसरी जगहों पे भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विश्व में उत्पादन होता है वो सल्फर का यहाँ से होता है। फिर आगे लिखिए सल्फर के अपर रूप। सल्फर के अपर रूप, लिखिए सल्फर के अपर रूप दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए क्रिस्टलीय, और क्रिस्टलीय को और ज़्यादा शुद्ध हिंदी में बोलते हैं रवेदार। रवेदार अपर रूप। अब ये जो था ना, मैंने पढ़ाया था क्रिस्टलीकरण, तो उस क्रिस्टलीकरण को रवाकरण, क्या वर्ड था वो, मतलब रवाकरण ही था ना, ये रवाकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो रवाकरण का मतलब होता है, उसको क्रिस्टलीकरण क्या होता है, मैंने बताया था कि उस चीज़ को इतना ज़्यादा पानी में घोला जाता है,
फिर उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है, तो बड़े बड़े क्रिस्टल बन जाते हैं उसके। तो ये इसके लिए एक वर्ड है ये रवेदार। और बाकी देखिए, अब ये क्या होता है कि पहले तो क्या होता था कि किताबों का वर्क होता था वो विद्वानों के हाथ में होता था। आजकल जो किताबों का वर्क है वो जो नेताओं की जो चमचागिरी करते हैं उनके हाथ में है। तो जब कांग्रेस की आती है सरकार तो कांग्रेस वाले जो लेखक होते हैं वो उसको बना देती है, दूसरी कोई सरकार आती है तो वो उनको बना देती है। अब फिर वो बेचारे उनको अज्ञानी होते हैं तो वो फिर अनुवाद कर करके डिक्शनरियों में देख देख के अनुवाद करते हैं। तो ये किसी ने ये इस तरह से ये वर्ड निकाल लिए इस तरह से, वरना पहले साइंस के टेक्निकल वर्ड सारे इंग्लिश में होते थे, हिंदी इंग्लिश में सेम होते थे। तो फिलहाल तो चलो आपको इंग्लिश में पेपर नहीं मिलता है, लेकिन जो आपका जो वहाँ पे पेपर होगा वो आपके इंग्लिश में भी होगा। तो इस समस्या की कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम इंग्लिश वर्जन देख लेंगे तो समस्या ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो लिखिए क्रिस्टलीय या रवेदार अपर रूप, इनके नाम लिखने हैं बस। लिखिए पहला विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष या अष्टफलकीय या अष्टफलकीय या अल्फा सल्फर। ये अल्फा का निशान बना लेना, ये निशान ही बना हुआ होगा, अल्फा सल्फर। दूसरा लिखिए सेकंड प्रिज्मीय या एकनताक्ष, एकनताक्ष या इसका एक और नाम होता है और सबसे मशहूर यही नाम है बीटा सल्फर। और अगर आप इसके इंग्लिश भी लिखना चाहें तो इंग्लिश भी लिख लें मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। सल्फर। अब आगे लिखिए, बस ये दो ही हैं, आगे लिखिए अक्रिस्टलीय अपर रूप, अक्रिस्टलीय, और इसने इसको हिंदी में कह रखा है बेरवाधार, बेरवाधार, बेरवादार अपर रूप। इनके नाम लिख लें प्लास्टिक सल्फर, श्वेत सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, श्वेत सल्फर, तीसरा दूध या सल्फर। ठीक है, ये तीन नाम बोले मैंने, ध्यान रखना। कौन कौन से? ठीक है, अब एक खास बात और लिख लें, सल्फर का ऑक्साइड SO2, सल्फर का ऑक्साइड SO2, क्या नाम है इसका? क्या नाम होगा? सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे ये CO2 होती है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि जैसे ये गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। लिख लें पानी में सबसे ज़्यादा घुलने वाली गैस है, पानी में सबसे ज़्यादा घुलने वाली गैस है। और एक और लाइन लिख लें,
अल्फा सल्फर, अल्फा सल्फर यानी कि ये विषम लंबाक्ष, अल्फा सल्फर सल्फर का सबसे स्थायी अपर रूप है, सबसे स्थायी अपर रूप है। अब इसमें सल्फर के कुछ उपयोग लिख लें। सल्फर के उपयोग, लिखिए बालों को विशिष्ट आकार में सेट करने के लिए, बालों को विशिष्ट आकार में सेट करने के लिए हैं, हाँ, जेल जैसा होता है और इसमें कुछ रंग भी जो है वो उस पे आ जाता है बाल पे, मतलब अलग अलग होते हैं ना ये, मतलब ब्यूटी पार्लरों में या जो स्पेशल जो हेयर ड्रेसर होते हैं उसमें ये होते हैं ना विशेष तौर पे सेट करने के लिए, कि कलर को भी उसके ऊपर विशेष तौर पे सेट किया जाता है। मतलब इसमें कई सारे फंक्शन होते हैं, बाल जो हैं रंगने में भी बहुत सारे मल्टीपर्पज़ जो है उसमें यूज है। जो ये बाल को ऐसे खड़े कर लेते हैं, जो कुर्बानी वाले बकरे होते हैं ना, पहले उनके मेहंदी लगाई जाती थी सर पे, तो वो आजकल वही डिज़ाइन का वो मेहंदी जैसा ही वो कलर, तो ऐसा लगता है कि कुर्बानी का बकरा है ये, वो लगा के खुश होते हैं हालांकि लोग कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, मतलब। चलिए आगे। चर्म रोगों के मलम बनाने में, चर्म रोगों के मलम बनाने में ध्यान रखना कि सल्फर जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये सल्फर के, हालांकि जो जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फर पाया जाता है वो सारी चीज़ें बदबूदार होती है, जैसे प्याज है, लहसुन है, मूली है, ये इनकी गंध पहले भी मैंने बताया था कि वो सल्फर की वजह से होती है। तो ये इनमें पाया जाता है, लेकिन ये खाना ज़रूरी भी है क्योंकि स्किन जो है वो स्किन के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, मतलब। लेकिन फिर भी कोई अगर स्किन में बीमारी होगी तो उसके मलम के लिए भी सल्फर का उपयोग किया जाएगा। फिर आगे लिखे दिया सलाई व बारूद बनाने में, दिया सलाई व बारूद बनाने में और फिर एक और लिख लें फफूंदी नाशक के रूप में। फफूंदी होती है ना, फफूंदी एक रोई जैसा जो होती है, इसका इन्फेक्शन हो जाता है लोगों में, स्किन का ज़बरदस्त इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस फफूंद को नष्ट करने के लिए ये जो है इसका उपयोग किया जाता है सल्फर का, फफूंदी नाशक के रूप में।
अब आगे लिखिए हैलोजन। हैलोजन नेक्स्ट है हैलोजन। सल्फर खत्म हो गया। अब हैलोजन, हैलोजन ध्यान रखना, हैलोजन का मतलब है, हम पढ़ चुके हैं लवण। तो हैलोजन शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ है लवण बनाने वाले, ठीक है ना। इसका मीनिंग है ये भाई, हैलोजन किसको कहा जाता है? हैलोजन मीन्स लवण बनाने वाले। और वैसे तो हैलोजन 5 हैं, लेकिन एक को यूज नहीं किया जाता। तो यूज में जो हैलोजन आते हैं जिसकी वजह से ये नाम हैलोजन है वो सिर्फ 4 ही हैं, और उनके आप नाम लिख लें। फ्लोरीन सबसे पहले परमाणु क्रमांक 9 नंबर पे, क्लोरीन 17 नंबर पे, ब्रोमीन 35 नंबर पे, और आयोडीन 53 नंबर पे। तो ये 4 जो हैं, अगर किसी को इनके नाम नहीं पता हो तो वो नाम भी लिख लेना साथ में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन। ये जो 4 तत्व हैं ये हैलोजन कहलाते हैं। ये 4 तत्व हैलोजन कहलाते हैं। FCl, Br, I, हालांकि एक और होता है लेकिन उसका यूज नहीं होता है, इसलिए हम उसकी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। परमाणु क्रमांक 2 का तो आपको पता है ना, लास्ट वाले का 53 होता है, Br का 35। अब इसमें थोड़ा थोड़ा इनके सबके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखिए फ्लोरीन। लिखिए सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व। ये इस फ्लोरीन की एक विशेषता है कि ये सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी होती है, यानी किसी भी सूरत में इसके ऊपर प्लस नहीं आता, हमेशा ये इलेक्ट्रॉन छीनेगी, और इससे इलेक्ट्रॉन कोई नहीं छीन सकता। हमने बात की थी ना ऑक्सीकरण अंक में, विद्युत ऋणी का मतलब है नेगेटिव के नेचर रखने वाली, सबसे ज़्यादा नेगेटिव का नेचर यही रखेगी। कोई भी दूसरा ऐसा कोई तत्व नहीं है, कोई ऐसा दूसरा नहीं है जो इस फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाए। और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन सबसे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है जब लेन देन की, लेकिन फ्लोरीन से वो भी नहीं छीन सकता है। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है, बस ये आप ध्यान रख लें। आगे अगली हेडिंग लाएंगे क्लोरीन। क्लोरीन लिखो, हरे पीले रंग की गैस या हरे पीले रंग की दम घोटू गैस। हरे पीले रंग की दम घोटू गैस। फिर आगे लिखिए, इसे वेल्डन विधि, डीकन विधि, डीकन विधि, नेल्सन सेल विधि, नेल्सन सेल विधि से बनाते हैं, से बनाते हैं।
ये विधियां हैं कुछ वैज्ञानिकों के नाम पे जिससे क्लोरीन को बनाया जाता है। आगे लिखिए। नहीं, लिखिए यह है हवा से भारी गैस है। यह हवा से भारी गैस है। इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन अगर लीक होगी ना तो वो हवा में उड़ेगी नहीं, वो वहीं पे रहेगी। आपको उसके निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, अपने आप नहीं जाएगी वो। जैसे ये एलपीजी है, ये भी हवा से भारी होती है, इस वजह से ये कमरे में इकट्ठा होती रहेगी। फिर निकालने के लिए आपको कोई एग्जॉस्ट फैन या पंखा वंखा चलाना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, क्योंकि ये फटाफट उड़ती नहीं है। जैसे दूसरी गैसें हैं ऑक्सीजन वगैरह, वो लीक हो गई तो वो फटाफट उड़ जाएगी और उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लोरीन है वो उड़ेगी नहीं, वो बल्कि ज़मीन पे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, ज़मीन की तरफ जाएगी। हवा से भारी गैस होती है क्लोरीन। ठीक है, ये भी बस बात ध्यान में रखने की है। इसलिए बाकी गैसों को तो कलेक्ट किया जाता है ना, जब लैब में बनाया जाता है तो इनका जो बीकर वगैरह होता है उसको पूरा पैक कर देते हैं कि वो उड़ नहीं जाए। लेकिन क्लोरीन जो है उसके लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। वो पाइप जहाँ बनती है ना वहाँ खुले में भी डाल देते हैं, तो ये खुले जार में भी पड़ी रहेगी, हवा में उड़ेगी नहीं। ठीक है ना, आगे लिखिए। यह एक विरंजक गैस है। विरंजक गैस है जो वस्तुओं का रंग उड़ा देती है। जो वस्तुओं का रंग उड़ा देती है। अब ध्यान रखना कि ये जो क्लोरीन है ये भी अच्छा विरंजक है, यानी कि वस्तुओं का रंग उड़ा देती है। और ध्यान रखना जो हमारा पीने का जो पानी है, उस पीने के पानी को जो शुद्ध किया जाता है वो क्लोरीन गैस से शुद्ध किया जाता है। तो ये एक बड़े लेवल पे बनती है, इसलिए इसकी विधियों के नाम लिखाए हैं। बड़े पैमाने पे इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि पानी सप्लाई आपको पता हर जगह होती है, तो वहाँ पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। उसका रीज़न ये है कि ये गैस है, ये थोड़ी सी देर में पानी से अलग हो जाती है। ठीक है ना, पानी में से निकल जाती है ये मतलब। और आप लोगों ने इस चीज़ को देखा हो अगर कभी, कि जब नल आता है तो नल जब आता है शुरू में पहली बाल्टी जब आप भरेंगे तो आप देखोगे पानी कभी कभार बहुत ज़्यादा गंदा होता है, धुंधला होता है, मतलब गंदा नहीं धुंधला होता है। और थोड़ी देर बाद आप जब देखोगे तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, होता है ना ऐसा। तो उसका कारण है कि वो गलती से, ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभार ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो गलती से उन्होंने उसके अंदर ज़्यादा क्लोरीन गैस मिला दी है, और ज़्यादा क्लोरीन गैस मिला दी है, इस वजह से वो पानी का रंग धुंधला दिखाई देता है। और इसी वजह से क्लोरीन को ज़्यादा यूज किया जाता है। उसका कारण ये है कि किसी ने ज़्यादा भी मिला दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वापस निकल जाएगी, मतलब थोड़ी बहुत उड़ जाएगी हवा में। मैंने अब जैसे कहा ना, हवा में उड़ते नहीं है, इसका मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हो तब की ये बात। थोड़ी बहुत होगी तो ऐसे धीरे धीरे पास हो भी जाती है। तो जब वो क्लोरीन को अगर वो किसी ने ज़्यादा भी मिला दिया, वो डिब्बा, ये जो पानी की टंकियाँ होती है इसमें डिब्बा मिला रहा था मान लो क्लोरीन का, और गलती से वो ज़्यादा डल गई 10-20-100 ग्राम, आधा किलो, तो वो फिर क्या होगा, यानी कि गैस होती है ये, मेरा मतलब है बटन दबाते हैं वो गैस उसके अंदर चली जाती है। बाई चांस उसका सपोज करो कि फ़ोन आ गया और वो 2 मिनट बात करने लग गया, 2 मिनट ज़्यादा में चली गई, आधा 1 किलो ज़्यादा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी कोई चीज़ है उसमें आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो लोग मर जाएंगे उससे, कीटाणु तो मर जाएंगे लेकिन लोग भी मर जाएंगे। इसलिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज़ की दुर्घटना नहीं हो ऐसी कोई। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्लोरीन क्योंकि रंग उड़ाती है
तो अगर सीधा ही नल आया और आग उसमें कपड़े धोने के लिए बैठ गए तो फिर उन कपड़ों का रंग जो है, क्योंकि क्लोरीन वहाँ अच्छी क्वांटिटी में नहीं होती है, अगर अच्छी क्वांटिटी में आ जाएगी तो वो पूरा ही उसको रंग को साफ कर देगी बिल्कुल। लेकिन फिर भी कई बार आप ऐसा करेंगे तो उस कपड़े का रंग फटाफट उड़ जाएगा। तो ये रंग उड़ने का कारण एक ये भी होता है कि डायरेक्ट अगर नल आ रहा है और आप उसको धो रहे हैं तो इस स्थिति में भी ये जो है नुकसानदायक होता है कपड़ों के लिए, उनका रंग उड़ जाता है। ठीक है, बाकी जो है इसके आगे कल करेंगे।